नमस्कार दोस्तों, रिसर्च डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय सिंह। आपके लिए लेकर आया हूं सीटेट का प्रीवियस ईयर, जिसमें अगस्त में जो 2023 में कराए गए पेपर सेकेंड का प्रश्न, जिसमें पहला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें अभिकथन में दिया गया है अमाशय हाइड्रोक्लोराइड अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के मंजन में सहायता करता है। उसके बाद तर्क में दिया गया है पाचन रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये दोनों सही बोल रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चॉइस करना है। जो पहला ऑप्शन है ये सही है परंतु आर गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन है ये और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ये गलत है परंतु आर सही है। फिर इसके बाद चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन यौगिकरण शब्द का क्या अर्थ है। मतलब ये पूछ रहा है कि नाइट्रोजन यौगिकरण का शब्द का क्या अर्थ है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन चॉइस करना है। जो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण। फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है मृदा में उपस्थित विद्यमान जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है मृत जैव पदार्थ में उपस्थित विद्यमान नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिमुक्त करना या मतलब वापस छोड़ना। उसके बाद चौथा ऑप्शन है जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोगलायक प्रयोज्य के रूप में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो चौथा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद से फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम मतलब न्यूनतम कम से कम स्थितिज ऊर्जा होती है। जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चॉइस करना है। जो पहला ऑप्शन है स्प्रिंग को न तो संपीड़ित किया गया है और न ही खींचा गया है। उसके बाद तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया गया मतलब दबाया गया जाता है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। उसके बाद से तीसरा ऑप्शन दिया गया है स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह ऊंचाई पर रखा गया है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है स्प्रिंग को अधिकतम तथा खींचा जाता है तथा उसे ऊंचाई पर रखा गया है। तो 4 ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है। स्प्रिंग को न तो संपीड़ित किया गया है और न ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा है। उसके बाद से अगला प्रश्न है कि उस समुच्चय को पहचान कीजिए जिसमें अनियमित तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन चॉइस करना है। जो पहला ऑप्शन है छिपकली है, तोता है, डॉल्फिन है। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर है, कबूतर है, मानव है, छिपकली है। तीसरा ऑप्शन है सर्प है, मेढक है, कॉकरोच है। चौथा ऑप्शन है व्हेल है, मेढक है, कछुआ है। इसमें जो ऑप्शन सबसे बेस्ट है वो है सर्प, मेढक और कॉकरोच। उसके बाद से फिर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जो निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा शब्द समूहों को वाले विकल्प पर चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरें। जिसमें अब प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न है वो है निषेचन के समय माता पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु शैलित होकर डब्लू बनाते हैं तथा जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं
के गोले में बदल जाता है। उसके बाद कोशिकाओं को विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्धित होने लगती है। इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं। मतलब पूछ रहा है कि माता पिता का जो शुक्राणु और अंडाणु हैं, जिसमें सलित होकर विभाजन होकर के बदल जाता है, जिसे विकसित होती हुई संरचना कहते हैं। संरचना को एक्स कहते हैं, जो कि वाई की दीवार में रोपित हो जाता है। एक्स की वह अवस्था में सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके। मतलब कहने का मतलब है कि वाई के दीवार में रोपित हो जाता है और एक्स की अवस्था में सभी शारीरिक भागों की पहचान में मतलब जेड कहलाता है, जिसमें 4 क्रमशः हैं, डब्ल्यू हैं, एक्स हैं, वाई हैं, जेड हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको चॉइस करना है। जो पहला ऑप्शन दिया गया है, युग्मनज गर्भ, युग्मनज गर्भ, गर्भाशय, भ्रूण। उसके बाद दूसरा युग्मनज भ्रूण, गर्भाशय और गर्भ। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है भ्रूण युग्मनज डिंबवाहिनी नालिका या अंडवाहिनी। उसके बाद से चौथा है युग्मज गर्भ डिंबवाहिनी नालिका या अंडवाहिनी। तो 4 ऑप्शन में आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो युग्मज भ्रूण गर्भाशय और गर्भ, ये मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद से फिर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन संभव है। मतलब संभव नहीं है। देखिए निगेटिव पूछा है, तो इसमें जो संभव है उस तो पी बी यस ओ ये तो संभव है। दूसरा जो है वो दूसरा जो है वो एल टी यू एस ओ 4 ये भी संभव है। और तीसरा जो है जे एन प्लस सी ए एस ओ 4 ये मतलब तीसरा जो संभव नहीं है। चौथा भी संभव है। इसका मतलब जो निगेटिव में जो तीसरा ही सही होगा। उसके बाद से फिर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो दिया है कि निम्नलिखित में कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं या रीजु रेखाएं हैं। मतलब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रेखाएं हैं या रीजु रेखाएं हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो चॉइस करना है। जो पहला ऑप्शन दिया है, विराम अवस्था में पिंड या वस्तु का दूरी समय ग्राफ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड या वस्तु का वेग समय ग्राफ। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड या वस्तु दूरी समय ग्राफ। चौथा ऑप्शन है, विराम अवस्था में पिंड या वस्तु का वेग समय ग्राफ समय ग्राफ। तो इसमें 4 ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट 4 ऑप्शन है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में कौन कौन सही है वो सही का चिन्ह लगाएंगे। जो विराम अवस्था में पिंड वस्तु की दूरी में जो ये भी सही है। एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड या वस्तु का वेग समय ग्राफ, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा है, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड या वस्तु की दूरी समय ग्राफ, ये भी सही है। उसके बाद चौथा है, जो विराम अवस्था में पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ, ये तो गलत है। इसका मतलब विकल्प में जो ऑप्शन जो होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद से फिर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न है कि 4 द्रव, जैसे मतलब 4 द्रव बता रहा है, जिसमें ए है, बी है, सी है और डी है। इसमें घनत्व नीचे दिए गए हैं। मतलब चार जो द्रव हैं जिसमें घनत्व नीचे दिए गए हैं। इसमें 4 जो है, ए है, बी है, सी है, डी है। इसमें घनत्व पहला ए का घनत्व जो है 785 है, बी का घनत्व 820 है, सी का घनत्व 924 है और डी का घनत्व 1020 है। जिसमें इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में सही कथन पहचानिए।
इसमें ऑप्शन में ही सही कथन पहचानना है, जिसमें पहला जो ऑप्शन है, एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में भी तैर सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक जो बिंब है वो सी में भी तैरता है और ए में भी तैरता है, और नहीं भी, मतलब ये नहीं भी कह रहा है, तो इसके मतलब ये जो हमको सही दिख रहा है, तो ये सही लग रहा है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। उसके बाद से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में जो सही है उसको विकल्प को चयनित कीजिए, जिसमें अभिकथन में दिया गया है कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है। मतलब इसमें कथन में कह रहा है कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है, ये तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिणाम के साथ साथ दिशा भी दिशा भी है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इससे ऑप्शन में हमको दिख रहा है कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में किन कोशिका अंग को संयों डीएनए अब अंतविष्ट है। इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन चॉइस करना है, जिसमें पहला ऑप्शन है लवण, दूसरा ऑप्शन है सूत्रकलिका, तीसरा ऑप्शन है नाभिक, चौथा ऑप्शन है ऋतिका। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है संयों डीएनए अवशिष्ट है, तो ये तीसरा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ये नहीं, लवण भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद से अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध से सही है। मतलब ऑप्शन में प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा कथन है जो जीवों जीवित जीवों का कथन मतलब संबंध में सही है, जिसमें चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन चॉइस करना है। जो पहला ऑप्शन है, सभी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म होते हैं तथा इसमें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, सभी की कोशिका भीति होती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, सभी के केंद्रीय झिल्ली होती है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, सभी की कोशिका झिल्ली होती है। तो चार ऑप्शन में जो कौन कौन ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन जो केवल डी ही सही दिख रहा है, जो सभी की कोशिका झिल्ली होती है, मतलब केवल डी ही सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अवशिष्ट, मतलब कॉलम में जो पूछ रहा है कि अवशिष्ट कचरे के प्रकार में कॉलम बी में दिए गए इसके द्वारा अपघटन में लगने वाला लगभग समय के साथ सही सुमेलित करना है। इसमें मिलान करना है, जिसमें मिलान में जो पहले का जो होगा वो प्लास्टिक की बोतल जो इसमें अनेक वर्ष होगा। उसके बाद से दूसरा जो होगा वो होगा रेशमी रुमाल स्कार्फ, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद सूती कमीज मतलब शर्ट, तो सूती कमीज शर्ट में जो 2 से 5 माह में मतलब अपघटन का समय लगता है। उसके बाद केले के छिलका, अब केले के छिलका में जो समय लगेगा वो 1 से 2 सप्ताह मतलब अपघटन में लगेगा समय। उसके बाद से और डी ई का जो ऑप्शन सही होगा वो तीसरा पर जाएगा, मतलब 10 से 30 दिन। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन सही होगा, या तीसरा नहीं, दूसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक ऊंचाई में से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है।
यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है, तो उस पर काम करने में नेट बल लगता है। मतलब ये ऊंचाई जो है 15 ग्राम है, जो पंख छोड़ा जाता है, यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है। तो एक समान वेग से गिर रहा है, तो हमको लग रहा है कि 15 ग्राम जब पंख छोड़ा जाएगा, तो हमको लग रहा है कि यह एक समान वेग में शून्य में गिरेगा। मतलब नहीं, वो शून्य में ही वेग गिरेगा, मतलब जहां का जहां वहीं पे रह जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो है X3+ आयन तत्व X परमाणु द्रव्यमान 27 और परमाणु क्रमांक 13 से प्राप्त हुआ है। इसमें X3+ में प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः है। इसमें X परमाणु 27 और परमाणु क्रमांक 13 प्राप्त हो रहा है। इसमें X+ में प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसमें जिसमें जो क्रमांक में 13 प्राप्त होगा, उसके बाद से क्रमांक में 13 प्राप्त होगा। उसके बाद ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो ट्विलिंग पुष्पों को फूलों के उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। मतलब उस समुच्चय को जो पहचान कीजिए जिसमें फूलों से उत्पन्न पादपों से बना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन चॉइस करना है। जो पहला ऑप्शन है खीरा है, पपीता है, गुलाब है। दूसरा ऑप्शन है सरसों है, गुलाब है, पिटूनिया है। तीसरा ऑप्शन है मक्का है, खीरा है, पिटूनिया है। चौथा ऑप्शन है मक्का है, पपीता है, सरसों है। इसमें जो पुष्पों के फूलों में जो उत्पन्न होता है, जो सरसों होता है, गुलाब होता है, पिटूनिया होता है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि गलत कथन को पहचानना है। जिसमें गलत जो कथन है उसको पहचानना है। जिसमें जो पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन दिया गया है, टूनती मृदा को अपेक्षा चिकनी मृदा से अधिक सुभावित होती है। दूसरा ऑप्शन है तुमकी मृदा में तुलना में चिकनी मृदा अधिक उर्वर होती है। तीसरा ऑप्शन है तुमकी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा में जल धारण क्षमता बेहतर होती है। चौथा ऑप्शन है चिकनी मृदा के कणों पर अपान दुमती मृदा के कणों के अमाप में अपेक्षाकृत बहुत से छोटा सूक्ष्म होता है। तो ये क्वेश्चन आप के लिए कमेंट के लिए दे रहे हैं, जो कमेंट में आप लोगों को सही कथन चुनना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निर्घर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में एक चॉइस करना है। जो पहला ऑप्शन है कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस। दूसरा ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस और कांच का चूर्ण। तीसरा ऑप्शन है लाल फास्फोरस और मैग्नीशियम। चौथा ऑप्शन है पोटेशियम और श्वेत फास्फोरस। इसमें जो ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ माचिस में निकर्षण पृष्ठ में विद्वान होता है, तो इसमें कांच और चूर्ण और लाल फास्फोरस होता है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि ए और बी अपने हार्मोन तक स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। तो इसमें जो निम्नलिखित में से कौन से क्रमशः ए, बी और सी हो सकता है। मतलब ए, बी, सी हार्मोन में स्रावित होकर ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। तो इसमें क्रमशः में 3 दिया गया, ए, बी, सी दिया गया है। जिसमें आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में आपको 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन चॉइस करना है। इसमें पहला जो ऑप्शन है अग्नाशय, अधिवृक्क और ग्रंथिया और थायराइड। दूसरा है थायराइड, अधिवृक्क, उसके बाद ग्रंथिया, पीयूष। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है वृषण, अंडाशय, थायराइड। उसके बाद चौथा ऑप्शन है पीयूष, अंगनाशय और थायराइड। मतलब 4 ऑप्शनों में आपको जो ऑप्शन सही है वो दूसरा ऑप्शन सही है।
उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सूचिश्रित कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है? जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन चॉइस करना है, जिसमें ऑप्शन दिया गया है प्रकाश छोटे से मुख में प्रवेश करने पर विवर्तित होता है। दूसरा है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तीसरा है प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप रूप है। चौथा है प्रकाश जब एक समान माध्यम से दूसरे में गमन करता है तब वह अपना पथ परिवर्तन करता है। तो इसमें जो सूचिश्रित कैमरे में प्रतिबिंब वास्तविक जो होता है होगा, जो कथन में व्याख्या प्रदान करेगा, वो दूसरा ऑप्शन सही होगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। मतलब निम्नलिखित में मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए, जिसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन चॉइस करना है। जो पहला ऑप्शन है कि मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते हैं। दूसरा है सेलुलोज किससे बना होता है। तीसरा है क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके। चौथा है 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो सेलुलोज को पचा सके। मतलब 4 ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल से वर्तमान पालन होने वाली पाठ चर्चा संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है। मतलब प्रश्न में पूछ रहा है कि स्कूलों के वर्तमान जो पालन होने वाली पाठचर्या संबंधी इसमें कौन सा सही संबंध दिखाई दे रहा है। तो जिसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो सही है, जो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। दूसरा है माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। तीसरा है प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के एकीकरण में विज्ञान के रूप में ईबीएस की तरह पढ़ाया जाता है। तो इसमें जो माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रासायनिक और जीव विज्ञानों में एकीकृत रूप में विज्ञान तरह पढ़ाया, ये तो दूसरा सही है। प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है, ये भी सही है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया जाता है जिससे बीकर में समान नल के पानी का कथनांक माप रहे हैं। इसमें निम्नलिखित में कार्य उसे आंकने का संकेतक नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि विद्यार्थी समूह में गतिविधियों में संलग्न कर रहे हैं जिसमें बीकर में समान नल और पानी का क्वथनांक माप रहे हैं, जिसमें निम्नलिखित में कौन सा आंकने पर उपयुक्त संकेतन नहीं है। तो इसमें नहीं प्रश्न पूछा है, मतलब नहीं प्रश्न होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन है थर्मामीटर के अल्पमांक न्यूनतम गणना पर ध्यान देना। दूसरा है यदि सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवारों को छूट नहीं। तीसरा ऑप्शन है क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना। चौथा है थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग करना। तो इसमें जो ऑप्शन जो दिख रहा है वो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, क्वथनांक में 100 डिग्री सेल्सियस मापना। ये मतलब संकेतन नहीं है, आंकने का संकेतन नहीं। उसके बाद से अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ चर्चा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों जैसे जीएम भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य का, कारण के रूप में शामिल नहीं किया जाता। मतलब शामिल नहीं हो रहा है जो स्कूली विज्ञान पाठ चर्चा में वैज्ञानिक मामलों में एक शामिल नहीं हो रहा है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो सही नहीं है वो नहीं मतलब किया जाएगा। जिसमें पहला है तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना, दूसरा है विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने की सहायता करना, तीसरा है साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रखने की क्षमता को विकसित करना, चौथा है एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। तो इसमें जो ऑप्शन जो सही है वो चौथा ऑप्शन सही। उसके बाद से अगला प्रश्न है कि कक्षा 7 में कक्षा 7 में जीवों में श्वसन पाठ पढ़ने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। वे 3 परख नलियां लेते हैं तथा प्रत्येक में 3/4 मतलब 3/4 को जल में भर देते हैं। उसके बाद परखनली को ए, बी एवं सी के रूप में अंकित है। वे परखनली ए से घोघा डाल देते हैं, परखनली बी में जल पादप और सी में वे घोघा और पादप दोनों रख देते हैं। शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती है कि परखनली में CO2 में उच्च सांद्रण होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर बल देती है। मतलब ये जो प्रश्न है वो श्वसन पढ़ाने के पश्चात में 3/4 जल भर देता है। परखनली में A, B, C के रूप में अंकित है, जिसमें ए घोघा है, घोघा में डाल देता है, और परखनली बी में जल पादप सी से घोघा में पादप दोनों रख देते हैं। तो इसमें जो ये अनुमान द्वारा ही वो परख रहा है, जिसमें पहला ही ऑप्शन सही है, पूर्वानुमान द्वारा। उसके बाद से अगला प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तकों में विस्तृत अधिगम के भागों के रूप में प्रस्तावित गतिविधियां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन चॉइस करना है। जो पहला ऑप्शन है ए, बालकों के ज्ञान एवं कौशल के रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। दूसरा है ए, विद्यार्थियों के मूल्यांकन के महत्वपूर्ण आधार बनाती है। तीसरा है इनमें से कुछ ऐसे विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने और स्व निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कुछ विस्तृत रूप से विशेषज्ञों में शिक्षक एवं समाज के साथ बच्चों के अंतःक्रिया में बढ़ती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विज्ञान पाठ चर्चा की विषय वस्तु बाह्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से समान परिलक्षित नहीं होता है। नहीं होता है मतलब इसमें निगेटिव प्रश्न पूछा है, जिसमें कौन कौन निगेटिव है वो प्रश्न दिया गया है, जिसमें एक कमेंट में आपके लिए दे रहे हैं, जो कमेंट में आप इसका प्रश्न ऑप्शन बताइएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से किसे टीम दल शिक्षण के सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जाता है। जिसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन चॉइस करना है। जिसमें पहला ऑप्शन है यह विरहित और माप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति। दूसरा है यह विविध सुविधा को विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। तीसरा है यह आकलन के कार्य को सरल बनाता है।
उसके बाद चौथा ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों को भागीदारी में वृद्धि करने में सहायता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन जो सही होगा वो दूसरा ऑप्शन सही होगा। यह विविध सुविधा वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की आवश्यकता अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है। इसमें 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन चॉइस करना है। इसमें जो पहला ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है वो है विद्यार्थियों को एक समतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में अपने प्रतिबिंबों को अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद से अगला जो प्रश्न है वो है विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा गया है। तीसरा जो है विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम स्पष्ट किए जाते हैं। चौथा है विद्यार्थियों को वक्र दर्पणों में किरण आरेखण की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। इसमें जो ऑप्शन में सही है वो दूसरा ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा अपने अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा गया है। उसके बाद अगला आखिरी प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है जो है निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन को परिलक्षित नहीं होता है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूलन, जीवन के अनुकूलन और विद्या विशेष अनुसाधन के अनुकूलन है। जिसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, जो पहला ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है कि विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विज्ञान शिक्षा को बच्चे और उसके आसपास वातावरण के बीच कड़ी बनानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षण करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है विज्ञान कक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन जो बेस्ट सबसे गलत दिख रहा है वो दिख रहा है विज्ञान शिक्षा के विद्यार्थियों स्कूलों में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षण करना। तो ये साइंस का जो प्रश्न समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।